जी पार्ट 2 स्टार्ट हुआ और साथ ही हम एक छोटी सी डिस्कशन जो पेंडिंग करके गए थे कल, मतलब दिल नहीं किया था करने का, वो कर लेते हैं। आपके सामने कल वाले हैंडआउट में ये 5 छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस हैं। ओपन कर सकते हैं? नहीं तो सामने तो नजर आ ही नहीं है। पहला सवाल, हमने डिसाइड क्या करना है कि हम डेप्रीशिएट करें कितने साल पर। ठीक है, डेप्रीशिएट ओवर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहां पर। अब देखें जी, लीज टर्म 6 साल है, यूजफुल लाइफ 7 साल है, एनुअल रेंटल्स एरियर में है। ऐसे सवाल गिवन होगा ना। ठीक है, अब दो चीजें आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गालिबन ऐसा हुआ था कि 2 लाइफ आई थी, लेकिन मैंने कहा था अभी छोड़ो 4 को, 3 पे चलो। याद है? दूर नहीं है, दिखा देता हूं। ये 3 यूज किया था, 4 को इग्नोर किया था, वजह नहीं बताई थी। आज रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अब एसेट की लाइफ कितने साल है? 7 साल। यूजफुल लाइफ कितने साल है? यानी इससे फायदा कितने साल आएगा? 7 साल। और लीज कितने साल की है? 6 साल। अच्छा, तो फिर चाहे लीज 6 साल की भी है, एसेट ने तो 7वां साल भी किसके पास होना है? तो किस लाइफ पर डेप्रिशिएट करना मुनासिब है? डेप्रिशिएट करो ओवर 7 ईयर्स। डेफिनेशन के लिए क्या यूज करो? यानी अगर ओनरशिप ने चलो अभी छोड़ो, आगे चलो, रूल भी बना लेते हैं, आगे बढ़ो। दूसरा केस, ये समझ आ रहा है? सादा सी बात है। अगर लीज टर्म 6 साल है और यूजफुल लाइफ 7 साल है और लीज टर्म के एंड पे एसेट ने लेसी को ही मिल जाना है, तो 6 साल की क्या हैसियत रहेगी? फिर 7 ही है। सारे 7 साल यही इस्तेमाल करेगा इस एसेट को, तो किस पर डेप्रिशिएट कर लेना चाहिए मुनासिब है? 7 साल। आगे चलें, नेक्स्ट। लीज टर्म 8 साल है, यूजफुल लाइफ 10 साल है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसी के पास एक ऑप्शन है कि ये इस एसेट को खरीद ले ऑन पेमेंट ऑफ 9 लाख रुपए, और फेयर वैल्यू मशीन की इस दिन एक्सपेक्टेड है 14 लाख रुपए। वैसे तो कोई भी जी शऊर आदमी अगर ये ऑप्शन सामने हो तो ले लेगा। क्या मतलब? लीज टर्म के एंड पे लेसी कहा जा रहा है तुम ये एसेट 9 लाख में रख लेना एंड पे, और जिस दिन एक्सपेक्टेशन 9 लाख में रखना, एक्सपेक्टेशन क्या है उस दिन कितने का ये बाहर बिक जाएगा। तो अगर यूज नहीं भी करना हो, बेचना भी हो, उसी दिन ही खरीद के बेच देगा। 5 लाख तो फिर भी बच रहे। लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। अगली लाइन जो है वो डिसाइड किया करेगी कि लेसी का ख्याल क्या है। लेसी से पूछा जाएगा, लेसी तुम क्या करना चाह रहे हो? ठीक है भाई, एंड वाले अगर मसला हो रहा है आगे आ सकते हो, आपके लिए जगह है। एंड पे आपको बोर्ड नजर आ रहा है? सही आपको नहीं नजर आ रहा? सही नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, बड़ी गल है। अच्छा जी, सुने, इसको कहते हैं परचेज ऑप्शन। क्या कहते हैं जी? ठीक है, लिखा हुआ है लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज। ऑप्शन टू परचेज, जरा इसको परचेज ऑप्शन बोल देते होते हैं। ठीक है, ओटीपी लिखे ना ऑप्शन टू परचेज, तो वो आपको लगेगा कोई और चीज है, 1 टाइम पासवर्ड है। ठीक है ना, तो परचेज ऑप्शन इसको बोल दिया जाता है। क्या कहा जाता है जी? परचेज ऑप्शन। ओके, तो परचेज ऑप्शन सवाल के अंदर मौजूद है। पहले सवाल में उसने क्या कहा था? बस ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। यहां पे कोई नहीं लिखा हो, मतलब मुफ्त में ट्रांसफर हो जाएगी। यहां पे मुफ्त में ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है ना, लेकिन दूसरे केस में क्या कह रहा है वो? ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर होगी लेकिन ऑन पेमेंट ऑफ 9 लाख, जबकि उस दिन फेयर वैल्यू 14 लाख होगी। अब ये कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? परचेज ऑप्शन। और परचेज ऑप्शन की प्राइस क्या है? 9 लाख। परचेज ऑप्शन की प्राइस, परचेज ऑप्शन और उसकी प्राइस। परचेज का ऑप्शन है, खरीद सकते हो, कितने का? 9 लाख का। परचेज ऑप्शन, उसकी प्राइस। ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन है, ये तो लेसी ही बताएगा। तो लेसी से जाकर पूछेंगे, हाँ भाई लेसी क्या ख्याल है? लीज टर्म के एंड पे
ये 14 लाख की फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड जो है इस वाला एसेट 9 लाख में खरीद लोगे? अब ये उसकी मर्जी है, वो कहे हाँ या ना, सवालों में लाजमी लिखा होगा ये। तो हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है? इट इज रीजनेबली सर्टन दैट, और ये कब 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 ये पूछा जाता है? एट इंसेप्शन, एट, हाँ ये सारी एस्टिमेशन हम लगाते कब हैं? हाँ, तो ये बात है ना, इट इज रीजनेबली सर्टन एट इंसेप्शन ऑफ लीज दैट, देखो देखो देखो, दैट ऑफ द लीज दैट लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? ओनरशिप विल ट्रांसफर। असल में लड़ाई मैंने इसी की करवानी है, रूल इसी की बेस से बनना है। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो किस लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो किस पे करना है, ये रूल बनना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन गया जी, फिर इस लाइन ने क्या बताया? ओनरशिप विल ट्रांसफर टू बोलो बोलो लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी? लेसी को। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी लेसी को, तो ये तो ऊपर वाला केस ही बन गया। तो भाई चाहे 8 साल की लीज है, फायदा तो इससे लेसी ने कितने साल कमा लेना है? तो फिर यूजफुल लाइफ पर ही डेप्रिशिएट करोगे, डेप्रिशिएट करो ओवर 10 ईयर्स। को मसला जी? बेटा वो जब होगा वो फाइनल होगा। अच्छा वैसे किधर कहाँ सवाल आया? ये अभी जो है ना, ये लीज पेमेंट के अंदर हम ऐड भी कर देंगे, एस्टिमेटेड है ना। जब ये डिसाइड हो गया ना कि एंड पर ये वो चेंज इन एस्टिमेट का जवाब मैं दे रहा था, ये भाई चेंज इन एस्टिमेट की तरफ जा रहा था, वो बात और है। ये क्या है? परचेज ऑप्शन की प्राइस। जब ये डिसाइड हो गया कि लेसी ने इसको एक्सरसाइज करना है, तो हम लीज पेमेंट में इसको ऐड करेंगे। अभी बताता हूँ, अभी तो सिर्फ मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ डेप्रिशिएट किस पे करना है। भाई जो अगला सवाल हमारा आ रहा है उसमें मेरे ख्याल में ये है, तो नजर आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। और ये हमारे फॉर्मूला के अंदर एडिशनल चीज यही तो है जिसका मैं आपको पिछले पार्ट के अंदर कह रहा था, आ रहा है पीओ वही है, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ। फिलहाल लाइफ कौन सी? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो लाइफ कौन सी यूज हुई? लीज टर्म या यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ। आगे बढ़ो, केस 3, फिर रूल बना लेना, फिर चलते हैं सवाल की तरफ। केस 3, लीज टर्म 12 साल है, यूजफुल लाइफ 14 साल है, एनुअल रेंटल्स हैं इन एरियर, ठीक है। ओनरशिप विल, अगर ओनरशिप ट्रांसफर, ये सारी लड़ाई इसकी चलनी है। ओनरशिप विल ट्रांसफर, इधर भी क्या होता है? इस लाइन ने बताया ओनरशिप विल ट्रांसफर, और यहां पे क्या कह रहा है? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। तो अगर बेटा ओनरशिप ने ट्रांसफर नहीं होना तो हमें 14 साल से क्या सरोकार? हमारे लिए तो फिर वो एसिड 12 साल ही अवेलेबल है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना। अगर ओनरशिप में ट्रांसफर नहीं होना तो फिर किस पर डेप्रिशिएट करोगे? कितने साल पे? 12 साल पे। ये बात समझ आती है? अभी रूल नहीं लिखवाया, अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉमन सेंस यूज करवा रहा हूं, मैंने कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया, मैं तो बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करवा रहा हूं आपसे। पहले 2 सवालों के अंदर लीज टर्म 6 साल है, यूजफुल लाइफ 7 साल है। अगर ओनरशिप ने लीज टर्म के एंड पे लेसी को ही ट्रांसफर हो जाना है तो फिर हमें 6 साल की बजाय किसको यूज करना चाहिए? 7 साल को फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट हमारे पास कितना अरसा रहेगा? 7 साल। कितना अरसा हम इस एसेट से फायदा लेंगे? यूजफुल लाइफ का मतलब ही क्या होता है कि एसेट कितने साल तक फायदा देगा, तो 7 साल हमारे पास ही होगा ना। अगले साल में भी ओनरशिप विल ट्रांसफर तो 10 साल हमारे पास ही होगा। लेकिन यहां पे ओनरशिप विल, अब अगर ओनरशिप लीज टर्म के एंड पे लेसी को मिलनी ही नहीं है तो चाहे वो एसेट 10 साल की यूजफुल लाइफ रखता हो, लेसी के पास तो कितना अरसा रहना है उसने? बोलो 8 साल ही रहना है ना। तो फिर राइट ऑफ यूज को किस पे डेप्रिशिएट करेगा? और बोलो, नहीं समझ आ रही है बात? सादा बात है। केस 4, लीज टर्म कितनी है जी? 15 साल। यूजफुल लाइफ कितनी है? एनुअल रेंटल्स है। ये सवाल ऐसे गिवन होगा, हम तो सिर्फ इन सवालों में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अभी लड़ाई किसकी चल रही है? लाइफ कौन सी फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब सवाल चुप है। अगर सवाल खामोश हो, अब लड़ाई किसकी चल रही है? ओनरशिप की। विल ट्रांसफर या विल नॉट? अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर हुई तो किस लाइफ को किसको यूज करेंगे? 18 साल को। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हुई तो ऐसे ही है ना, यही सीखा ना भी पिछले 3 सवालों में। और बोलो, अब सवाल चुप हो गया, अब किस तरफ जाएं? विल ट्रांसफर या विल नॉट ट्रांसफर? विल ट्रांसफर या विल नॉट ट्रांसफर? क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हम अज्यूम करेंगे ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, ठीक है। तो भाई लिखो यहां पर, इन केस ऑफ साइलेंस, अगर सलेंसर लगाओ, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ
question is silent, we will assume that ownership बोलो will not transfer. अगर सवाल चुप होगा तो खुद से नहीं अज्यूम कर लेना, ओके। इवन सवाल परचेज ऑप्शन देता तो मैं कह रहा था आपको कि सवाल खुद बताएगा, लेसी से पूछेंगे, हाँ भाई लेसी इंसेप्शन पे स्टार्ट पे लीज के क्या मूड है तुम्हारा जी, रीजनली सर्टन है, उम्मीद है बड़ी कि मैं ये कर लूंगा एक्सरसाइज, तो फिर हमने कहा था ठीक है ओनरशिप विल ट्रांसफर, ठीक है भाई। थोड़ा सा उधर उधर होता है, थोड़ा सा उधर उधर, थोड़ा सा ये हमें पाँव रखना होता है यार, बेदबी होती है ताड़ी। इंसान और फिर मुसलमान, इससे कीमती कोई चीज़ दुनिया में नहीं अल्लाह ने रखी है। तब तक एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला दुनिया मौजूद है, क़यामत नहीं कायम होगी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल अज्यूम दैट ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, ओके, टू लेसी। अब अगर विल नॉट है तो यही ऊपर वाला केस 3 मान गया, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, ठीक है जी। तो फिर डेप्सिट करोगे ओवर, हमें क्या 18 साल से, समझ आ रही है, हमें क्या 18 साल से, मैं कॉमन सेंस लेके अभी तक चल रहा हूं, अभी कोई रूल भी नहीं लिखवाया। तो जी अगला सवाल आ गया, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि लेसी लेसर को लीज टर्म के एंड पे एसेट वापस कर देता है, ठीक है ना। अच्छा जी, 5वां सवाल, लीज टर्म, यूजफुल लाइफ, एनुअल रेंटल्स। सवाल फिर चुप है। अगर सवाल चुप है तो केस तो वही है ना, सवाल अगर खामोश हो तो क्या करेंगे, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस लेंगे। अच्छा, अब सवाल बड़ा अजीब सा, क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो क्या करेंगे, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। अब इधर आए तो खैर से हैं, लीज 8 साल की, एसेट से फायदा सिर्फ वो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। असल में होता पता है क्या है, होता ये है, एक एसेट की यूजफुल लाइफ तो 5 साल है, लेकिन जो है वो स्वाद वाला भाई गया बैंक में या लेसर के पास, ने कहा यार मुझे एसेट दे दो, उन्होंने कहा 5 साल की लीज पे, ने कहा मेरे थोड़े से बिजनेस के हालात टाइट हैं तो 5 साल में मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है इस एसेट से मुझे बेशक फ़ायदा 5 साल ही आना है, लेकिन ज़रा लीज को 8 साल पे फैला दो। तो ये ऐन मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है। अब मुझे बताओ, लीज पर तो आपने इसको 8 साल के लिए ले लिया, लेकिन एसेट से फ़ायदा ही कितने साल आना है, तो फिर किस पर डेप्सिट करोगे, तो 5 ईयर्स। अच्छा, अब एक रूल सा बनता नज़र आया, वो रूल पता है क्या है, वो रूल ये है, अगर तो ओनरशिप ने ट्रांसफ़र हो जाना है लेसी को एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो फिर तो सादा बात यूजफुल लाइफ पर ही डेप्रिशिएट करो, लेकिन अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र नहीं होना तो फिर डेप्रिशिएट करो ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है। तो ये इस केस की वजह से मैंने ये बताया, तो रूल बन गया हमारा। यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना, कहानी शुरू करते हैं। आज लेसी की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की डिस्कशन की हमने, एक छोटा सा रूल था, खप खप के बनाया ऐसे ही, खाम खा छोटे से रूल को भी इतनी देर लगा दी हमने। तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, एसेट लेसी ने लिया है लीज पर, 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। नंबर 1 ये कि वो लीज के एंड पर लेसर को ये एसेट वापस कर देगा। नंबर 2 ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो लीज टर्म के एंड पे इसको वापस नहीं करेगा। ओनरशिप की बेस के ऊपर हम ये रूल बनाया करेंगे। तो इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर, if ownership will transfer to lessee at the end of lease term, at the end of lease term, अच्छा अब ये ना बाय मेकिंग पेमेंट भी हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। पहला केस जैसा हमारा था, खामोश था सवाल, बस ये ओनरशिप विल ट्रांसफर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये ट्रांसफर हो सकता है एसेट, और बाय
मेकिंग पेमेंट भी हो सकता है। वो पेमेंट का नाम क्या रखा हमने आज? परचेज ऑप्शन की प्राइस, बाय मेकिंग पेमेंट, परचेज ऑप्शन की पेमेंट, ठीक है ना जी, और सही है। तो ये जनाब अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर का केस हो, चाहे पेमेंट करके आपने ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट उसको, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट लेसी को एसेट मिल रहा है लीज टर्म के एंड पे, बहरहाल लेसी को एसेट मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है लीज टर्म के एंड पर, तो डेप्रिशिएट किया करोगे ओवर यूजफुल लाइफ। क्योंकि क्यों जी, क्यों बोलो, क्यों डेप्रिशिएट ओवर यूजफुल लाइफ? क्यों जी, क्यों? क्योंकि एसेट रहना ही लेसी के पास है, तो फिर जितनी लाइफ है उसी के ऊपर इसको डेप्रिशिएट कर दो, सही है। और अगर दूसरा केस, पॉसिबल केस क्या हो सकता है जी? दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है जी? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर ना हो लेसी, लीज टर्म के एंड पे लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, ये भी तो एन मुमकिन है, गैन मुमकिन नहीं है। गैन मुमकिन है, एन मुमकिन है? एन मुमकिन है, ठीक है जी। इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी, विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, अगर ये केस हो जाए तो फिर भाई देखो, अगर ओनरशिप मिलनी नहीं है लेसी को, तो फिर जितनी लीज टर्म है उतना ही डेप्रिशिएट करोगे ना, जितना अरसा आपके पास रहना है, ठीक है। लेकिन एक वो बीच में स्पेसिफिक केस भी आ गया था जिसमें यूजफुल लाइफ कम थी और लीज टर्म ज्यादा थी, तो ये नहीं कि फिर पागलों की तरह लीज टर्म पे ही करी जाओ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। भाई एक एसेट फायदा ही 5 साल के लिए देता नजर आ रहा है, तो 8 साल पे कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हो आप उसको? उसकी यूजफुल लाइफ ही 5 साल है, बाकी 3 साल में सिर्फ आपने उसकी किस्तें देनी है, आपके पास पैसे नहीं, अरेंजमेंट नहीं थे, आपने उस वक्त अरेंजमेंट इस तरह का कर लिया कि 5 साल फायदा देने वाली चीज है, आपने उसको 8 साल के लिए लीज पर ले लिया, तो एसेट फायदा तो 5 साल दे रहा है, 5 साल पे डेप्रिशिएट करो। फिर वो उस स्पेशल सिनेरियो के लिए रूल स्टैंडर्ड ने इस तरह से बनाया कि अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो तो फिर डेप्रिशिएट करो ओवर शॉर्टर ऑफ, डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ नंबर 1 कौन कौन से ऑप्शन है? शॉर्टर ऑफ, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है जी। ये हमारा सबसे पहले तो रूल बन गया। अब जब ये रूल बना तो फौरन ख्याल आया, यार वो सवाल में जाके देख ही लें, तीसरा सवाल भी तो ऐसा ही था जिसके अंदर ये मसला आया था, तो उस वक्त गोली करा दी थी उस्ताद ने, तो जरा आप देख लें। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 3 years एंड 4 years, ठीक है जी। एनुअल रेंटल्स हैं, एनुअली सेमी एनुअल रेंटल्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, एरियर में हैं, लीज इंटरेस्ट रेट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, सब कुछ गिवन है, लेकिन कहीं पे कोई इंडिकेशन नहीं गिवन कि ओनरशिप विल ट्रांसफर या विल नॉट ट्रांसफर। तो इसका मतलब नहीं तो पूरी बात करो ना, रूल तो याद करो। अब इतनी देर लगा के मैंने रूल पढ़ाया, शॉर्टर ऑफ, ठीक है मुझे पता है, लेकिन ढेर सारे टॉपिक्स में जब ये टॉपिक चलेगा तो ऐसे बात याद रहती है ना पर्चे में भी, ठीक है। खामोश है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या अज्यूम करोगे? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो तो फिर डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। तो शॉर्टर हमारे इस सवाल में क्या है? 3 साल ही है, एसेट है नहीं, 3 साल है हमारे पास, चौथे साल का हमने क्या करना है? एसेट तो वापस हो जाएगा लेसी, और ये आखिरी साल की एंट्रीज लेसी की तरफ से वापस चलेगा। आखिरी साल की एंट्रीज वैसे भी सिलेबस में आपके नहीं है, एसेट वापस करने की एंट्रीज नहीं है। एस्टीमेट चेंज, लीज के अंदर चेंज इन एस्टीमेट आपके सिलेबस में नहीं है, सेल एंड लीज बैक भी नहीं है, ठीक है, ये चीजें नहीं है फाइनल में। अच्छा सही है, रूल समझ आ गया। अच्छा अब एक और बात, अगर, बल्कि ये भी लिख लें साथ ही, एक स्टार लगाकर मैंने लिखा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट, अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूम दैट ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। ठीक है जी, खामोशी केस में क्या अज्यूम करेंगे? ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ओके। अच्छा अब दूसरी बात, ये तो होगी पहली बात, अगर ओनरशिप ट्रांसफर
होनी है तो डेप्रिशिएट करोगे ओवर यूजफुल लाइफ, क्योंकि जाहिर है एसेट सारी जिंदगी अब आपके पास ही रहने, नहीं होगी तो ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। दूसरी चीज, अब फिर लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो मैं एक सवाल बनाता हूं ऐसे ही, हमने जी एक एसेट लीज पे लिया, उन्होंने कहा बैंक वालों ने भाई 40 रुपए डाउन पेमेंट दे दें, ठीक है, ये क्या आ गई जी? डाउन पेमेंट। फिर रेंटल्स हैं जी, एरियर में कर लें रेंटल्स मसलन, ठीक है, एरियर में रेंटल्स हैं, डाउन पेमेंट करके रेंटल एरियर में 30-30 रुपए के 4 किराए दे दे। हमने कहा जी ठीक है, ये तो कोई इतना मसला नहीं है, डाउन पेमेंट पहले आ जाएगी, बाकी ये किराए, सही है ना? अच्छा, साथ ही सवाल में लिखा हुआ था लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज दिस एसेट फॉर 15 मिलियन, ये मिलियन में 15 रुपए, ठीक है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म, एंड इट इज रीजनेबली सर्टन दैट लेसी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो इसका मतलब कि वो परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करेगा और पे करके लेसर से एसेट ले लेगा, मतलब ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस है। ओके, अब परचेज ऑप्शन की प्राइस कहां प्लॉट करनी चाहिए बता दो, बोलो? एंड पे 15 रुपए भी यहां पे आ जाए। ये जनाब आपका लीज पेमेंट का फॉर्मूला मुकम्मल हो गया, इंसेंटिव के अलावा, वहां टर्मिनेशन पेनल्टी और इंसेंटिव के अलावा, ठीक है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस। लेकिन एक बात याद रखना, परचेज ऑप्शन की प्राइस इन लीज पेमेंट के अंदर सिर्फ उस सूरत में ऐड हो सकेगी अगर रीजनेबली सर्टन है कि लेसी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, ठीक है, सही है? यानी अगर मैं यूं करूं, मैं कहता हूं जैसे लेट्स से 1 जनवरी 2010 पे ये लीज स्टार्ट हो रही है डेट, ठीक है जी, तो 1 जनवरी 10 पर ही इंस्टॉलमेंट के कॉलम में ही ये पहली लाइन तो खाली होती है ना, आपको पता है पहली लाइन तो खाली होती है। ओके, ये 40 आ गया, ये मेरा सवाल है अभी। फिर 31 दिसंबर 10 भी हो सकता था, 1 जनवरी 11 भी हो सकता था, बहरहाल मैंने एरियर बता दिया जी, 30 आ गया। फिर 30, ये कोई सवाल नहीं है, ये अभी अभी बना है, ये करेंगे भी नहीं है बस, ठीक है, अभी अपना सवाल करते हैं। 30, चौथा किराया 30 तो है, लेकिन 30 में 15 ऐड कर दो इसी दिन, 45। लो, ये ट्रीटमेंट कौन पूछ रहा था पीओ का, अभी सवालों में देखेंगे। फिलहाल तो मैं यहां पर ये सिखाने आया था आपको कि आपकी लीज पेमेंट का फॉर्मूला, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस हो ना, ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस हो, तो आपकी लीज पेमेंट का फॉर्मूला बनता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, परचेज ऑप्शन की प्राइस सिर्फ उस सूरत में आपने ऐड करनी है इधर अगर रीजनेबली सर्टन हो के लेसी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। और अगर सवाल में वो कहे परचेज ऑप्शन की प्राइस तो है, परचेज ऑप्शन तो है, लेकिन लेसी सर्टन नहीं है कि एक्सरसाइज करेगा, तो फिर ओनरशिप भी विल ट्रांसफर के बजाय विल नॉट ट्रांसफर वाले केस में गिर जाएगी, और लीज पेमेंट के फॉर्मूला में परचेज ऑप्शन की प्राइस को ऐड नहीं करोगे। ओके, सही है? ये जनाब आपका फॉर्मूला। अभी बात पूरी नहीं हुई, मतलब ये रूल अभी चल रहा है, यानी दूसरी चीज है ना, वो जीआरवी यूजीआरवी की डिस्कशन है, वो करने के बाद जीआरवी भी एक चीज होती है, वो करने के बाद मैं ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाले केस में लीज पेमेंट का फॉर्मूला लिखूंगा। तो क्या ऐड हुआ है आज के सवाल में? सिर्फ डाउन पेमेंट, जिसका ट्रीटमेंट 100% सेम जैसे एडवांस किस्त वाला सवाल था वैसे ही होना है, बस फर्क ये मैंने डाल दिया उसको मुश्किल में, ये मुश्किल डाल दी मैंने, ये मुश्किल सवाल है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस पीओ, बस मुश्किल सवाल ऐसा ही है। अब क्या होगा, ये 40 डिस्काउंट नहीं होगा, ये 30 के 4 किराए एनुइटी से डिस्काउंट हो जाएंगे, ये 15 का फिर सिंपल डिस्काउंट से आ जाएगा। कोई अलग अलग करे उसकी मर्जी है, मसला तो कोई नहीं है, सेम तो हम एनुइटी से ही यूज करके टाइम बचा लेते हैं। ओके, कुछ समझ आ रही है? फंस गए हैं मत थोड़ा सा, है ना? नहीं समझ आ रही है? अच्छा, फिर कल छुट्टी करना, फिर ऑनलाइन की नियत कर लेना। अच्छा जी, अब डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस, लेकिन
परचेज ऑप्शन की प्राइस के लिए जरूरी क्या है, जरूरी अमर क्या है? बोलो 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 बोलो, क्या है जरूरी अमर? बेटा बोलो ना, कोई बात नहीं, गलत बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ, ये लाइन लाजमी लिखनी है, रीजनेबली सर्टन है कि लेसी विल एक्सरसाइज, फिर ये ऐड होगा, ठीक है। तो ये पीओ परचेज ऑप्शन की प्राइस कब यहां ऐड होगी? only added if it is reasonably certain, ये तो पूरा नहीं आएगा, ऐसे लंबा करके लिखते हैं, ठीक है। only added if it is reasonably certain, reasonably लिख लिया भाई, मार ले शार्ट भाई, सॉरी, रीजनेबली, वैसे यार अखीर नहीं कर दी इन्होंने। only added if it is reasonably certain that lessee will exercise this option, lessee will exercise this option, ठीक है जी। वैसे बेचारों का ना बस नहीं चल रहा, समय बिस्ती होने दी एड्डी हो गई है ना, उन असल लड़ाई से हैं। नहीं, मैं तो इंडिया वालों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने असल लड़ाई च उन्होंने एड्डी बिस्ती होगी ना, उन्होंने समझ नहीं आ रही कि किमें असी तो वो सुना ट्रॉफी नहीं ले रहे। मैंने कहा बेचारे बस ज़हनी मरीज बना दिया आप लोगों ने उन बेचारों को, हैं जी। हाँ, टीम ने हमें बनाया हुआ है, उल्लू भी बनाया हुआ है काफ़ी साल से। ये बात को असली लड़ाई का थोड़ा जा असरात उन्होंने एडे जोर दे पे ने बेचारे, अपनी खुशियों को भी नहीं वो संभल पाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह अगले 100 साल। अच्छा जी, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, और बोलो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस। ओहो, एक तो टाइम तो जल्दी खत्म हो जाता है, आज जीआर भी बता देता तो अगला भी रूल कर लेते। खैर एनीवेज कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जनाब हमने डिस्कशन तो तोड़ फोड़ की करनी होती है, ज़रा इससे फ़ायदा होता है, ज़रा चीज़ें हाजमे की तरफ जाती रहती हैं, ठीक है ना जी। ये ज़रा छोटी सी एग्जाम्पल सी बनाई थी, तो ये उसी का मैंने स्केड्यूल भी आपको बना दिया कि अगर किसी को समझ ना आए तो, ठीक है। अच्छा जी, चलें आप ज़रा आते हैं, आगे बढ़ें, किसी सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे हैंड आउट मैं लेके तो आया हूँ, आज कॉपी आई हुई है, तो देखते हैं ना अभी। ज़रा ये देखें जी, रेट ऑफ डेप्शन के लिए कहता है इफ़ लीज एग्रीमेंट ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म और लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन डेप्ट शीट ओवर यूजफुल लाइफ एंड एनी अदर केस मीन ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर डेप्ट शीट ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके डन। अच्छा चलें आए जी, अब मिरेकल टेक्सटाइल को ज़रा कर लेते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा जी, वैसे इम्प्लिसिट रेट क्या होता है? अब इस सवाल में मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है? 12%। 12%। इस सवाल से तो आपको समझ नहीं आएगा, लेसर के सवाल में आएगा, और वो बुक के अंदर होता तो मैं कोई लेसर का सवाल उठा के आपको दिखा देता। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, फिर करते हैं। फिलहाल वापस आए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आज लेक्चर 4 में तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, अब वो 5वां रहता है मुझे पता है, लेकिन ये बला आप कल छेड़ेंगे इसको, ठीक है। तो 6 भी इनको दे दें ज़रूर, इनके हाथ में हो। चलें रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। मैं खुद तो देख लूँ ना क्या क्या गुस्से के अंदर मैंने यहाँ डाला था। नहीं हो जाएगा, दे दें इनको, ये एंड भी पकड़ा दें इनको। अच्छा जी सुने, ऑन यकम जुलाई 10
MTL acquired a machine on lease from a bank. Detail of lease are as follows. Cost of machine 20 million. अच्छा, MTL कौन है? अभी तक तो आपने सवाल चुके पढ़ी अकाउंटिंग सिर्फ लेसी की है, इसलिए मैं सुकून से इसको कॉस्ट यानी फेयर वैल्यू वगैरह को काट सकता हूं, ठीक है ना? ओके, बोलो। लेकिन मुझे नहीं पता होगा असल सवाल के अंदर लेसी का सवाल भी हो सकता है, लेसर का भी हो सकता है। बहरहाल वो यही कह रहा है, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर विद कंपैरेटिव, बात ही सिर्फ एक की हो रही है, ठीक है? तो MTL लेसी है, तो लेसी के सवालों के अंदर हम क्या करते हैं जी, कॉस्ट ऑफ मशीन को क्या कर देंगे, यानी फेयर वैल्यू हो। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होती है? फेयर वैल्यू पर ही नॉर्मली मशीन हमें कॉस्ट करती है। तो लेसी के सवालों में हम ये कॉस्ट ऑफ मशीन या फेयर वैल्यू ऑफ मशीन गिवन हो तो क्या करते हैं? इग्नोर। ओके, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लीज पेमेंट्स को पकड़ते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वहां से अपनी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 4 years एंड 10 years रिस्पेक्टिवली। बड़ा फर्क है यार। अच्छा, अब यहीं पे रूल रिवाइज करो। अब ये ऐसे ही रिवीजन होती है, जब भी कोई सामने चीज है फौरन कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। एक सवाल को 3 दफा कर लो, लेकिन हर दफा उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो तो आपने 3 सवाल किए। कि डेफिनेशन का रूल तो यही आएगा सवालों के अंदर। खैर एनीवेज, करना एक ही दफा है। अब अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर हुआ 10 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, और विल नॉट हुआ शॉर्टर, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फिर भी विल नॉट रिज्यूम करना है और शॉर्टर यानी 4 पे करेंगे, ठीक है? अच्छा, इंस्टॉलमेंट ऑफ 5.8 million इज टू बी पेड एनुअली इन, लो जी एडवांस का सवाल है। एक तो दूसरी मुसीबत ये आ गई, यकम जुलाई जून वाला। मैंने इसीलिए एडवांस के सवाल में ना 2 सवाल आपको जो करवाए हैं दिसंबर रख के करवाए हैं। फिर भी इधर 2 टायर चुके गए सन बचे आते, 4 टायर होते नहीं हो गड्डी। तो क्या है वो, ये बताना आसान है कि 16 वाला इंटरेस्ट, जाग रहे हैं ना सब? 16 वाला 7 वाले, हर एक बच्चा अपने 7 वाले को जगा ले। 16 वाला इंटरेस्ट 17 के सामने, 17 वाला इंटरेस्ट, ये बताना आसान है। लेकिन ये जून वाले साल के अंदर क्या होना है? 30 जून 16 का इंटरेस्ट, यकम जुलाई 16। साल तो बगला शुरू हो गया, लेकिन वो 16 नहीं बदला, इसलिए मैंने 2 सवालों में दिसंबर रखा था ताकि थोड़ा एडवांस का सवाल काबू में आ जाए। अब जो मर्जी करता रहे, कोई मसला नहीं, ठीक है? सर आपको लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा जो करता रहे। अच्छा, तो यकम जुलाई 2010 को लीज स्टार्ट हो रही है जी। यकम जुलाई 2010 को मोहतरम लेसर साहब कह रहे हैं कि 5.8 के रेंटल्स हैं। डाउन पेमेंट कोई नहीं है जी सवाल में, लेकिन एडवांस वाला सवाल है, तो बंद तो शक्ल वैसी ही जाती है, तकरीबन ऐसे ही है। तो यकम जुलाई 10 को काम शुरू हो रहा है। पहला किराया 5.8 मिलियन का यकम जुलाई 10 को। अगला किराया, कितने साल की लीज है भाई? 2, 3, 4, ठीक है जी। यार ओ भाई, अच्छा मैं अपने लैपटॉप को कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कह रहा। रखे रखे होमवर्क करना होता है, आपको पता है, मेरे से आगे चलना होता है आपने। इस दफ़ा चीज़ें बहुत बदल दी हैं। इस दफ़ा आप मेरे आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे। मैं तुहानू अगे लाया है, तुसी मैनू पीछे लाया है, समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसे ही है ना, है थोड़ा सा काम एडवांस में करके आना पड़ रहा है, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जी। 5.8 5.8 5.8 5.8 5. कितने? 4। अच्छा, यहाँ तक को मसला। 4 साल की लीज है और एनुअल एडवांस की रेंटल्स हैं। तो यकम जुलाई 10 ये बनाया नहीं करते, ये इंशाल्लाह वहाँ पे ही बनाएंगे। अभी वर्किंग वन में बनाऊंगा मैं, लेकिन आपके लिए फिर भी बना रहा हूँ, हालांकि ये बना दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15.725879। ये कैसे निकलता है? ये एक्सेल की शीट पे समझाना था, देख लेते हैं, अभी समझा दूंगा, मसला कोई नहीं है। ये लेसर निकालता है असल में, IRR बेसिकली ये होता है, या IRR आपने पढ़ा हुआ है, तो एक्सेल की शीट में निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए, निकालूंगा ज़रूर, लेकिन ये गिवन होता है सवाल में। ओके, ये सारा ही यूज़ करना है। अच्छा, अब एट द एंड ऑफ लीज टर्म MTL हैज़ एन ऑप्शन टू बाय। परचेज ऑप्शन आ गया जी, परचेज ऑप्शन आ गया। दिल धक 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 कर रहा है, क्योंकि यूजफुल लाइफ अब यूज़ हो सकती है डेप्शन के लिए, अगर लेसी ने ये एक्सरसाइज करने की रीजनेबल एश्योरेंस दे दी तो, ठीक है। परचेज ऑप्शन है ऑन पेमेंट ऑफ, एट द एंड ऑफ लीज टर्म MTL हैज ऑप्शन टू परचेज द मशीन ऑन पेमेंट ऑफ 2 मिलियन। द फेयर वैल्यू मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। अब
कर लेगा, जेन तो क्या कह रहा है, कर लेगा, लेकिन वो कहते हैं इट इज रीजनेबली सर्टन दैट, हाँ कर भी लिया उसने, ठीक है अच्छी बात। तो भाई ओनरशिप विल ट्रांसफर, कौन सा केस बन गया इस लाइन के बाद, ओनरशिप। तो इस लाइन का इंतजार हम करते हैं, तब डिसाइड करते हैं, ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस है जी। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर है तो आपके लिए 4 नहीं, अब आपके लिए 10 साल की लाइफ फॉर डेप्रिसिएशन जरूरी है। लेकिन लीज तो 4 साल की रहनी है ना। हाँ, लीज पेमेंट के अंदर आपने एक चीज और भी ऐड कर लेनी है, और वो क्या है, परचेज ऑप्शन की प्राइस। और ये कहां पे प्लॉट करोगे आप, लीज टर्म के एंड पर। कितनी है जी, 2 मिलियन, 2.0, ठीक है। तो बेसिकली लीज पेमेंट के बारे में आपको मैंने पहले दिन बताया था कि लीज पेमेंट क्या है, हर वो पेमेंट, हर वो अमाउंट जो लेसी ने किसको पे करनी है, लेसर को, वो लीज पेमेंट है। तभी तो आईडीसी लीज पेमेंट में नहीं आती थी, इंस्टॉलेशन लीज पेमेंट में नहीं आती थी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग का लीज पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन परचेज ऑप्शन तो लीज पेमेंट का ही हिस्सा है ना। बात करनी है उससे, कर लो। अच्छा चलो ठीक है, नजर नहीं आ रहा, हटबो के बैठो। अच्छा यार, लो भाई, अब ये तो सवाल खत्म भी हो गया। MTL डेप्रिसिएशन मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू। हाँ जी, अब क्या पता मैं सिर्फ स्केड्यूल बनाऊं और उसके बाद एंट्रीज पे जाऊं और असल सवाल की रिक्वायरमेंट जो है वो मुझसे रह जाए, तो वो रह जाए तो फिर वो उसके बाद फिर आज वाले सवाल में पता नहीं क्या क्या आ जाए, देखते हैं, अल्लाह करे कोई आधा वहां से भी हो जाए। तो चलें जी, वर्किंग वन करवाएं मुझसे फिर। वर्किंग वन, लीज पेमेंट्स। जी बेटा इधर देखें जी, लीज पेमेंट का फॉर्मूला ना अब आपने सीख लिया है, इसलिए वही बोला करेंगे, चाहे लिखना नहीं, अंग्रेजी में बोलना लाजमी है, ठीक है। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स। अब सवाल में डाउन पेमेंट है जी, डाउन पेमेंट कोई नहीं है, हाँ रेंटल्स है। कितने कितने का, 5.8 मिलियन के कितने, 4, ठीक है, प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस, सही है, कितनी है, तो टोटल क्या बन गया, रुपीज इन मिलियन बताएं, क्या क्या बना, 25.2। नजर आ रहा है बच्चों। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है आपकी नजर उधर जा रही है टाइमलाइन पे, मैं कह रहा हूं छोड़ना टाइमलाइन को, टाइमलाइन के तो अल्टरनेटिव यहां पे है। वैसे टाइमलाइन पे चलो देख लो एक दफा, चलो शुरू है, इब्तिदाई इश्क है। ये 5.8 डिस्काउंट नहीं करेंगे, बाकी कितने 5.8 रह गए, इन 3 पे लगा देंगे, एनवीटी का फार्मूला। इसका कमाल क्या होगा, इन तीनों को एक पीरियड पीछे हमारे मतलूब व मकसूद जगह पर पहुंचा देगा, ठीक है। और बस नहीं, बस ये उत्थे ही हैगा, इस बेचारे को बुला लो, ये सुतेला है, इसको बुला। अच्छा जी, तो लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पीवी ऑफ एलपी निकालनी है। तो टाइमलाइन देखकर तो आप 1 मिनट में ये काम करने लगे, पर मैंने आपको 1 मिनट रोका। मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे आपके साथ ये चल रही है कि आप वर्किंग 2 में पहले 2 कॉलम्स बना लिया करें, ताकि डिस्काउंटिंग में गलती ना हो और टाइमलाइन बनाने का वक्त भी बचे। तो डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम हम बना लेते हैं जी, ठीक है जी। तो कमेंसमेंट डेट क्या है जी लीज की, 1 जुलाई 2010। किराया एडवांस में एरियर में, तो फिर पहला किराया, पहली लाइन तो खाली रखनी है, पहला किराया किस दिन आ गया, 1 जनवरी 2010, ठीक है। दूसरा किराया आएगा जनवरी क्या है, 1 जुलाई 2011, 5.8। तीसरा किराया आ गया 1 जुलाई 2012, 5.8। 4 किराए हैं ना। चौथा किराया आ गया 1 जुलाई 2013, नहीं 2 मिलियन 1 जुलाई 13 की तो नहीं है, यही तो यहां पे बताया था, ये 1 जुलाई 13 पे नहीं है, नजर नहीं आ रहा, ये 30 जून 2014 पे पड़ा है। हाँ, अगर यही सवाल एरियर में होता, धोखा कैसे खाया, धोखा मैंने दिलवाया आपको इस एग्जाम्पल के जरिए। इस एग्जाम्पल में एरियर में किस्तें हैं, तो आखिरी साल एक किस्त भी दी और परचेज ऑप्शन देकर खरीदा भी सही,
ये एडवांस का सवाल है, बात समझ आई। लेकिन रूल क्या समझ में आया, परचेज ऑप्शन चाहे सवाल एडवांस का हो चाहे एरियर का हो, परचेज ऑप्शन ने हमेशा कहाँ आना है, सही है। तो जहां पे ये लिखा हुआ था या जहां पे अब वो परचेज ऑप्शन लिखे हुए सवाल के ऊपर लिखा हो उसके ऊपर एक स्टार लगाकर लिखो। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने दो चीजें और ऐड करनी है, एक जीआरवी अभी पढ़ाया नहीं है, कल बताऊंगा, इसी जुमले में ऐड कर लेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना जरा दो तीन, ठीक है। जीआरवी पता नहीं क्या होती है, और दूसरा टर्मिनेशन पेनल्टी, ठीक है, लेकिन जुमला यही है। तो जुमला पहले लिख लो, पढ़ा अभी सिर्फ क्या है, परचेज ऑप्शन की प्राइस। तो लिखो सवाल में, परचेज ऑप्शन की प्राइस हमेशा लीज टर्म के एंड पर प्लॉट होनी है। मैंने दोनों सवाल इसीलिए सामने रखे हैं आपके, एडवांस का भी और एरियर का भी, ठीक है। तो लीज टर्म हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करेंगे, परचेज ऑप्शन की प्राइस को हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करेंगे, सही है। पीओ प्राइस हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करेंगे। अच्छा बेटा देखो, एडवांस का सवाल है तब भी ये अपनी जगह पे है। मेरी एग्जांपल थोड़ी देर पहले जो यहां पर थी किधर गई, एरियर का सवाल बनाया था तब भी, इसमें क्या होगा, इसमें आखिरी साल में जाकर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस सवाल में तो ऐसा नहीं है, तो दोनों सवाल हमने देख लिए माशाल्लाह एक लहजे में, ठीक है। तो अब ये अकेला है। अच्छा ये ना निस्बतन आसान है, लेकिन चूंकि मैंने पहले मुश्किल वाली बात कर दी थी इसलिए आप पहले ही ऐड करने लग गए थे, लेकिन अच्छा हो गया मौके पे ही देख लिए दोनों काम, कोई मसला। अब इधर देखो, हमें किस दिन ये वैल्यू सारी की सारी चाहिए, यकम जनवरी 10, सॉरी यकम जुलाई, पहला सवाल जुलाई का आया ना, यकम जुलाई 10 पे ये ऑलरेडी मौजूद है, इसको कुछ ना कहो, ठीक है, प्लस बाकी कितने रह गए, ये 3 5.8, ये अलग है ना, ये एनवीटी में तो नहीं घुस सकता, लेकिन 5.8 तीनों को अलग अलग लाने में बड़ा टाइम लगेगा, तो इन तीन को तो एनवीटी लगाओ, ठीक है। तो इन तीन पे लगाया। अब ये वो एडवांस वाला सवाल ही है, बस पीओ ऐड हुआ है इस सवाल के अंदर, और तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 5.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, ओए होए 15725879 टेलीफोन होता था ना एक इश्तेहार 0900। अच्छा प्लस, अच्छा जी क्या 15 बोलो 725879 रेस टू पार कितने हैं ये बेचारे, 5 3 है, ये -3 लिखा है मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय माशाल्लाह से 0.15725879 टेलीफोन, ले जी, दिस इज इट। व्हाट इज दिस, रेट है और क्या है, जरा राउंडिंग का डिफरेंस निकल जाएगा। अच्छा उसके बाद कौन है जी, कौन है ये तो पीओ है। अब ये पीओ कहां पड़ा, इधर देखो एंड पे। अब इसको वापस बुलाना है सिंपल डिस्काउंटिंग से, यहां पे एन नंबर ऑफ कैश फ्लो नहीं होते, यहां पर एन नंबर ऑफ ईयर्स ही होते हैं, ठीक है, पीरियड्स ही होते हैं। तो 30 जून 14 पे खड़ा है, तो 30 जून 14 से वापस बुलाओ यकम जुलाई 13, यकम जुलाई 12, यकम जुलाई 11 और यकम जुलाई 10, कितने साल वापस आया। यहां पर देखना मुश्किल था, यहां तो बड़ा आसान लग रहा है ना, ये देखो, लेकिन इसमें टाइम भी तो ज़ाया हुआ है ना, लाइन बनाना है, ये करना है, वो करना है, क्यों टाइम ज़ाया करें, वहीं से सीखेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखो 2 कितने साल पीछे आएगा, 1 2 3 4, तो सही है, नहीं समझ आई, समझ आई बेटा आपको। हाँ डेप्रिसिएशन के लिए 10 लेने, लीज टर्म तो 4 साल की है, यहां पे क्या ताल्लुक है डेप्शन का, ये तो लीज का मॉडर्न स्केड्यूल बन रहा है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो ये 2 को पकड़ो, उसे कहो चल भाई आजा तेरे भी हम जिन निकालें, सो इधर ही ले आओ, प्लस 2 मिलियन है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे माइनस कितना था, 3 था ना, ये जरा खुला कर दें इसको जी, प्लस 2 को क्या कर दें, 2 मिलियन को क्या कर दें, डिस्काउंट कर दें 1.15725879 रेज़ टू पावर -4, सिंपल डिस्काउंटिंग, ठीक है जी। बताएं जी आंसर क्या आता है सारे का टोटल, 20 मिलियन, गुड। ये नहीं देखना, ये हमने छुपाया हुआ है, पर हमारे सवालों में बराबर ही आ रहा है, अभी तक इतने सवाल ही किए हैं ना,
पीवी ऑफ एलपी निकालते हैं ना तो एसेट की कॉस्ट निकल आती है, मतलब आज कोई कैश लेकर आए तो इतने का एसेट उसको मिल जाए, किस्तों पे देते हैं तो महंगा देते हैं, लेकिन छोड़ो आपने ये ऐसे नहीं देखना, ठीक है जी। 20.0 आ गया। अब ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, पीवी ऑफ एलपी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बैलेंस। ले जी, अब सवाल में कुछ रह गया? मतलब ये है ना कि आप लोग समझे इस बात को, अब एडवांस का सवाल है, करना मैंने ये है खुद, लेकिन पहले आप एरियर का सवाल, एडवांस का सवाल, चीजें क्या ऐड हुई? सिर्फ एक ही चीज है, एक रूल ऐड किया मैंने डेप्रिसिएशन की लाइफ वाला, और दूसरा परचेज ऑप्शन की प्राइस। अब अमाउंट स्केड्यूल भी वैसा ही है, बस 20 का यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा। एडवांस के सवाल में पहला नहीं होता इंटरेस्ट, ओके, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 5.8 का 5.8 प्रिंसिपल, ये बैलेंस, ऐसे ही फिर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और एंड पे आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 या 0 हो जाएगा। करेंगे पूरा कल, लेकिन आप अब क्या करोगे, मैंने कहा नहीं बंद करें, मैंने एक और सवाल भी अगला पढ़ना है, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे वो भी आपको होमवर्क में दे सकूं। वैसे 2 सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है एक तो पक्का दे लूंगा होमवर्क में, एक में ना लीज इंसेंटिव आ रहा है उल्लू वाले सवाल में। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लूँ, लेट मी बेटा जी, लेट मी, मैं तो उस्ताद लगा है जी, तुम शिगिर्द लगे हो मेरे। फिलहाल ये सवाल देखो, स्केड्यूल पूरा हो जाएगा, मेरी फरमाइश पे पहले आप जनरल एंट्रीज कर लेना, लेकिन सवाल में क्या रिक्वायर किया गया है, बैलेंस शीट के पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, और वो भी किस साल के, 30 जून, तो 30 जून 12, तो सिर्फ 13 बनाकर काम चल सकता है, लेकिन कोई नहीं, एक आ गया पूरा कर लेना, पहली दफा पीओ आया, ठीक है, तो सही है ना। ये सवाल पर्चे का है, पास पेपर का है, कितने नंबर का है, हैं चेक कर लो, अब 16 नंबर, वाकई चेक कर लो, फिर आप 16 नंबर करने काबिल हो गए हो, इतने काबिल अल्लाह ने आपको कर दिया है। मैं कल कराऊंगा सवाल, जल्दी करा दूंगा, पर कराऊंगा जरूर, लेकिन पहले आपने करके आना है, ठीक है। अच्छी बात ये अभी किताब नहीं आई ना, तो सोल्यूशन नहीं है, तो इंशाल्लाह अच्छी एफर्ट करेंगे, डन, सही है। क्या ये आप देखोगे ना, देखो यहां पे खड़े होंगे तो 1 to 2, यहां पे मिसाल के तौर पे आप यहां खड़े हैं तो 1 to 2, ये नहीं, ये यहां पे खड़े होगे ना, आप कहां खड़े होगे, ये खड़े होगे ना, ये तो लेस देन 1 के अंदर क्या आएगा, क्यों, ये उसके बाद है। 30 जून 12 पे खड़े होके 13 पे खड़े होकर 30 जून 14 तक एक साल ही बनता है, तो 30 जून 14 के पहले, वैसे ये आपको देखना चाहिए था यार, आपने मुझसे पूछ लिया, फायदा क्या हुआ, फिर नवी शायद फिर पूछ ली, बाकी सवाल फिर वही रह गए, हद होगी। होमवर्क नंबर 1, ओके, देख लो 16 नंबर का सवाल इंशाल्लाह आप कर रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, एक ये चीज है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आसान बात है, लेकिन एक दिन पीओ और जीआर भी नहीं किया करता मैं, जरा मिक्स हो जाते हैं, लेकिन डाल दिया था हैंडआउट में, चलो मैंने कहा जब तक कल वाले हैंडआउट में फिर ये वो नई चीज आ जाएगी। अभी मैं आपको क्या बताने आया हूं, इधर देखो जरा, एक तो इस सवाल में आईडीसी आ रहा है, दूसरा इस सवाल में इंसेंटिव आ रहा है, तो ये मैं आपको कल खुद कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो मेरेकल वाला सवाल कराऊंगा, उसके बाद ये वाला सवाल कराऊंगा, ये 2 आपके होमवर्क वाले सवाल है ना, आधे पौने घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि आप करके आए होंगे, फिर हम जी मैं वही बताने लगूंगा आपको कि ये होमवर्क है आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 18 ना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में, इसके पास पेपर नहीं लिखा हुआ, देखो जरा इसमें क्या कहता है, देखो सही कर भी सकते हैं या नहीं। Ullu Limited entered into an agreement on Yakam January 20. Ullu leased the machine from Speed. The lease period is agreed as 5 साल. However, lease contain an option for Ullu to terminate the lease at the end of 3 years upon payment of. अब इसमें पीओ नहीं है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये जुल्म। डाउन पेमेंट 2 मिलियन है, यूजफुल लाइफ 7 साल है, फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट 12 मिलियन की है, और सारी वो कब पे होगी, 31 दिसंबर 20 पे, और सारी की सारी भी इसी तरह से 31 दिसंबर पे होती जाएंगी। इंटरेस्ट रेट है, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन है। अब उल्लू कौन है, लेसी है, तो इसको साइड में करो ना,
इसका क्या काम है? अब कहता है रीजनेबली सर्टन है कि एक्सरसाइज करेगा टर्मिनेशन ऑप्शन, और रीजनेबल सर्टन है कि नहीं करेगा। अब दो सवाल बन गए। देखो कितनी ज्यादती कर रहा हूं आपके साथ, पढ़ाया कुछ और पर्चे में आपको टेस्ट आपको कुछ दे दिया है। टेस्ट ही है ना एक तरह का। देखें भाई कोई बात नहीं, यही तो दिमाग को सिखाना है। ये दोनों सवाल मैंने कल आते साथ कराने, लेकिन मेरी खुशी क्या है, आप अटेम्प्ट करके हैं। गलत होगा ना, एक सफ़ा ज़ाया होगा, 6 महीने बच जाएंगे, और सही होगा तो जो कॉन्फिडेंस अल्लाह आपको देंगे उससे वो पर्चे में आपके हेल्प करेगा। ठीक है, अब सुनो करना क्या है। कहता है 5 साल की लीज है, लेकिन तीसरे साल के एंड पे टर्मिनेट कर सकता है। लेट्स सी, पहले केस में कह रहा है कि वो टर्मिनेट कर देगा, तो फिर 5 साल तो ना हुए, फिर तो 3 साल हुए। सुनो सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। एरियर का सवाल है, एडवांस का। फिर एरियर हो गया यार, तो आसान हो गया। चलो कोई बात नहीं। 1 जनवरी 20 पर डाउन पेमेंट आएगी, कितनी की 2 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 2020 पर 12 मिलियन, 31 दिसंबर 2021 पर 12, 31 दिसंबर 2022 पर 12। ये तीसरे साल का एंड आ गया। पार्ट ए क्या कहता है, टर्मिनेट कर देगा। तो बस 3 साल पे एंड हो गया काम, आगे नहीं जाना। लेकिन जैसे पीओ नहीं आया एंड पे, ऐसे ही टर्मिनेशन पेनल्टी आ जाएगी एंड पे, क्योंकि ये भी तो लेसी ने लेसर को ही देनी है। ये दोनों सवाल मैंने करवाने हैं कल। कसम उठवा लो, अगर जिंदा रहा तो। कसम ना उठवाओ, अगर जिंदा रहा तो करवाऊंगा। लेकिन देखो ना, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा हाथ पांव मार रहे हैं, हो रहे हैं सवाल, तो कॉन्फिडेंस आएगा ना इससे। अच्छा, दूसरे केस में क्या कहता है। अब ये पूरा सवाल ऐसे करोगे 3 साल की लीज समझकर, लेकिन तीसरे साल के एंड पे क्या होगा, ये ऐसे ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ये 2 मिलियन आ गया। फिर एरियर कराया 12, 12, 12 और 4। देखा तो नहीं किसी ने ज्यादा, समझ आई? ऐसे करना है। अच्छा, जब आएगा दूसरा केस, तो उसमें क्या है, 5 साल की लीज ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा टर्मिनेशन ऑप्शन। तो जब 5 साल की लीज है, तो फिर 4 मिलियन की पेनल्टी नहीं आएगी। 5 साल की नॉर्मल लीज है, जैसे आप कितने सवाल कर चुके हैं। अब ये सवाल आप ना करें और कहें हम तो लाइन के बेगर्स हैं, हमें करवाओगे तो हम करेंगे, तो रहती है आप लोगों के अपने साथ, मैं तो करवा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपके होमवर्क हैं। पास पेपर 3 मिरेकल, क्वेश्चन 18 उल्लू। ठीक है, ओके उल्लू। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।